जब भी दुनिया में कोई युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध के पीछे छिपा होता है एक संघर्ष। इतिहास इन्हीं संघर्षों का एक जीता जागता गवाह है। युद्ध तो केवल परिणाम है, किंतु संघर्षों से जन्म लेती है क्रांति। और आज हम ऐसी ही एक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसने सिर्फ फ्रांस ही नहीं, किंतु सब देशों के समाज व्यवस्थाओं पे प्रश्न खड़ा कर दिया। हर क्रांतिकारी के मन में एक आग लगा दी और समय में एक परिवर्तन लाया। तो चलो ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे फ्रांस के लोगों ने ओल्ड ऑर्डर यानी कि पुरानी व्यवस्था, फ्यूडल ऑर्डर और मोनार्की को उखाड़ फेंका और फ्रांस को वापस नई समाज व्यवस्था में लाने की कोशिश की। समकालीन दौर में और भी देश फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हुए। यह बात है 14 जुलाई 1789 की। पेरिस शहर में सुबह भगदड़ मची हुई थी। फ्रांस के राजा ने अपने सैनिकों को प्रजा के ऊपर फायर करने का आदेश दिया है। हर जगह यह अफवाह आग की तरह फैली। यह बात सुनकर कुछ 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने संगठित हुए और उन्होंने पीपल्स मिलिशिया यानी कि नागरिकों की सेना बनाने का निर्णय लिया। आखिरकार सैकड़ों लोग कूच करते हुए शहर के पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े और किले नुमा यानी कि किले जैसी जेल बैस्टिल फोर्ट्रेस पर धावा बोल दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बैस्टिल में जमा किया गया बारूद हाथ लग जाएगा। उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें शस्त्र का उपयोग पूरी तरीके से किया गया और बैस्टिल के कमांडर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहां के खूंखार कैदियों को रिहा कर दिया गया। बैस्टिल एक ऐसा कारागृह था जहां पर उच्चतम क्रिमिनल्स को रखा जाता था। बैस्टिल सभी लोगों के लिए घृणा का प्रतीक था, क्योंकि यह राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। इस किले को डिस्ट्रॉय यानी कि ध्वस्त किया गया और इसके पत्थरों के टुकड़े बाजारों में उन सभी को बेचे गए जो इसकी तबाही की याद को स्मृति चिन्ह में रखना चाहते थे। आगे आने वाले दिनों में पेरिस और गांव के कई इलाकों में और भी दंगे हुए। लोग अनाज की ऊंची कीमतों का विरोध कर रहे थे। बहुत बाद जब इतिहासकारों ने इस समय को पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने इसे घटनाओं की उस श्रृंखला की शुरुआत दिखी जो अंततः फ्रांस में राजा के वध का कारण बनने वाली थी। हालांकि उस समय अधिकांश लोग इस परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर प्रश्न तो ये है, ये हुआ कैसे और ये हुआ क्यों? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक कारण। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 23 मिलियन से 1789 तक 28 मिलियन तक पहुंच गई। इसी कारण अनाज की मांग और तेजी से बढ़ती गई, परंतु बढ़ती हुई आबादी के साथ अनाज का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया। इसी कारण ब्रेड, जो कि बहुतांश लोगों का मुख्य आहार था, उसकी कीमतें तेजी से बढ़ती गई। अधिकांश मजदूर वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला में काम करते थे और उनका वेतन उनके मालिक तय करते थे। बढ़ती हुई कीमतों के साथ उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया। इससे गरीब और गरीब बनता गया। जब भी सूखा पड़ जाता तब फसल और नष्ट हो जाती और किसानों की हालत और खराब हो जाती। इससे सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि गरीब इंसान को ज़रूरत की चीज़ जुटाने में भी मुश्किल होने लगी और ये तंगी के हालात ओल्ड रेजीम यानी कि पुराने शासन में अधिकतर पाए गए। इन सभी आर्थिक कारणों से फ्रांस ग्रस्त था। तो अब बढ़ते हैं सामाजिक कारणों की ओर। सोशल कॉजेस। 18th सेंचुरी में फ्रांस को 3 एस्टेट्स यानी कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया था और केवल 3rd एस्टेट के सदस्य टैक्स चुकाते थे।
ये जो एस्टेट्स या वर्गीकरण पर आधारित समाज था वो फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा था। फ्यूडल सिस्टम मतलब ही सामंती व्यवस्था, एक छोटा शासक वर्ग जो अधिकांश जमीन का मालिक होता है। इसकी शुरुआत मध्य युग यानी कि मिडिल एजेस में हुई थी। ओल्ड रेजीम शब्द का उपयोग आमतौर पर 1789 से पहले की फ्रांस की समाज और संस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रांस की सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में कैसे बांटा गया। फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्जी। ये वे लोग थे जो चर्च से संबंधित कार्यों में लगे रहते थे। सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी, वे लोग जो राज्य प्रशासन में हाईएस्ट रैंक पर थे। थर्ड एस्टेट, इसमें बड़े व्यापारी, दुकानदार, कोर्ट ऑफिशियल्स, वकील, किसान और कारीगर, लैंडलेस लेबर, नौकर इत्यादि शामिल थे। पहले 2 वर्ग को टैक्स देने पर छूट थी, उन्हें जन्म से ही स्पेशल प्रिविलेजेस थे। नोबिलिटी क्लास यानी कि सामंत वर्ग को भी यह स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए। केवल थर्ड एस्टेट के सदस्यों को ही राज्य को टैक्स देना पड़ता था। टाइल नाम का डायरेक्ट टैक्स और साथ ही कई इनडायरेक्ट टैक्सेस सामान्य वस्तु जैसे कि सॉल्ट या टोबैको पर देने पड़ते थे। टिथ नामक टैक्स चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाता था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास मिलाकर जनसंख्या का केवल 10% थे, लेकिन उनके पास 60% जमीन थी, जबकि थर्ड एस्टेट जो जनसंख्या का 90% था, उनके पास केवल 40% जमीन थी। तो अब चलते हैं राजनीतिक कारणों के ऊपर। पॉलिटिकल रीजंस। लुई 16 1774 में सत्ता में आए। वे केवल 20 साल के थे जब उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट के साथ हुई और उन्होंने देखा कि राज्य चलाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि लंबे समय तक चल रहे युद्धों ने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद की, जिससे पहले से ही 2 बिलियन लिवर्स से अधिक के लोन पर एक और बिलियन लिवर्स ऐड हो गए। राज्य को लोन देने वाले लेंडर्स ने अब इंटरेस्ट वसूलना शुरू कर दिया था। लोन पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया गया। इसी कारण फ्रांस की गवर्नमेंट को अपने बजट से ये इंटरेस्ट पे करना बाध्य हो गया। वर्साई के भव्य महल में शानदार दरबार की भव्यता पर भी पैसा खर्च हुआ। अपनी नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज या यूनिवर्सिटीज का संचालन, इनको चलाने हेतु राज्य को टैक्सेस और बढ़ाने पड़े। फ्रांस की पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर से परेशान थी और इसी बीच लुई 16 काफ़ी लग्जरी में अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे थे। इसी कारण लोगों में आक्रोश और बढ़ता गया। ये थे आपके पॉलिटिकल रीजंस। इसके बीच हमें देखने मिलता है 18th सेंचुरी में उभरता हुआ मिडिल क्लास, मतलब ही मध्यम वर्ग। 18th सेंचुरी में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जिन्होंने अपनी संपत्ति विदेशी व्यापार, वस्तुओं के निर्माण और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अर्जित की। यह वर्ग एजुकेटेड था और मानता था कि समाज में किसी भी वर्ग को जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। वे विभिन्न फिलोसोफर्स के विचारों द्वारा प्रेरित थे और ये विचार सैलून, कॉफी हाउसेस में चर्चा का विषय बन गए। पुस्तकों और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोगों के बीच फैलने लगे। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें दिए गारंटी ऑफ राइट्स फ्रांस के पॉलिटिकल विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गए। अब देखते हैं फिलोसोफर्स
और क्रांति में उनका योगदान। जॉन लोकी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टू ट्रिस्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स यानी कि राजा की दिव्य और निरंकुश अधिकार को क्रिटिसाइज किया। फिर आते हैं जून जॉक रोजो, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी जिसमें इन्होंने लोग और उनके प्रतिनिधि मतलब ही रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित सरकार के स्वरूप का प्रस्ताव रखा। थर्ड, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज यह किताब लिखी जिसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स का प्रस्ताव रखा बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मतलब ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन। ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में लागू की गई थी जब 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। जब ये खबर फैली कि लुई 16 राज्य के खर्चों को पूरा करने हेतु और अधिक टैक्सेस लगाने की योजना बना रहे हैं, तो इससे प्रिविलेज सिस्टम के अगेंस्ट गुस्सा और विरोध पैदा हुआ। यह सब हालात देखते हुए ये साफ है कि लुई 16 को अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो उसे टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता थी, जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो ये कर पाएगा? क्योंकि पुराने शासनकाल के फ्रांस में राजा अपनी इच्छा से टैक्स नहीं लगा सकते थे, उससे एस्टेट जनरल्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जो उसके नए टैक्स प्रपोजल्स को पास कर सके। एस्टेट्स जनरल की एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते थे। हालांकि इस मीटिंग को बुलाने का निर्णय केवल राजा ही ले सकते थे। आखिरी बार इस प्रकार की मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। क्या 1614 में एस्टेट जनरल्स की मीटिंग का फ्रांस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा होगा? जानते हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर अगले सेक्शन में।